प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका अगला चैप्टर है द एलिंग प्लानेट, यानी बीमार ग्रह, और साथ में जुड़ा है द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, यानी हरित आंदोलन की भूमिका। जो आपने हरित क्रांति पढ़ी होगी क्लास 10th में और 9th में, एसएसटी में आपने उसके बारे में सुना होगा, तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमें यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है नानी पालकीवाला, ये इस कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी में क्या क्या दिया गया है वो हम देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित लेख, यानी ये जो आपके चैप्टर में दिया गया है आपकी किताब के अंदर, तो नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया था और 24 नवंबर 1994 ईस्वी को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। यानी ये जानकारी वाली बात हमें दी जा रही है कि ये जो आपकी क्लास 11th का चैप्टर है, इसको 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इसको छापा भी गया था। पृथ्वी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। यानी ये जो चैप्टर है आपका, इसको कभी अखबार में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 24 नवंबर 1994 की बात है सर। लेकिन आज भी इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी कैसे ख़राब हो रही है, उसका स्वास्थ्य कैसे ख़राब हो रहा है, वो मुद्दे आज भी प्रासंगिकता रखते हैं। मतलब आज भी वो बातें वैसी की वैसी दिखाई पड़ती हैं। कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में किसी क्रांति को स्मरण नहीं कर सकता जिसने मानव जाति की कल्पना को इतनी पूरी तरह से और इतनी शीघ्रता से जकड़ लिया हो जितना हरित क्रांति ने किया। यानी हमसे यहाँ सीधे सीधे कहा जा रहा है कि दुनिया में बहुत सी क्रांतियाँ हुई, लेकिन उन क्रांतियों का इतना असर नहीं हुआ जितना हरित क्रांति का असर हुआ है, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी और सन 1972 ईस्वी में समस्त राष्ट्रों को लेकर संसार का पहला हरित दल न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया था। आप यहाँ पे 25 वर्ष जो लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये 25 वर्ष तब से तय किए गए हैं जब ये चैप्टर लिखा गया होगा। लेकिन हम अब आप चल रहा है आपका 2025, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि 1972 की बात है, तो अब तक कितने साल हो गए होंगे। ठीक, तो सन 1972 ईस्वी में समस्त राष्ट्रों को लेकर संसार का एक पहला हरित क्रांति दल न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया था। तब से इस क्रांति में कोई कमी नहीं आई है। यानी सीधे सीधे हमें जानकारी दी जा रही है कि 1972 में हरित क्रांति शुरू हुई थी और आज भी ऐसी की ऐसी ही चल रही है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के आशा करता है, यानी एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के आशा करता है कि हमने यंत्र विन्यास संबंधी दृष्टिकोण से संसार के पारिस्थितिकी के व्यापक दृष्टिकोण तक स्थान बदला है। यानी एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के आशा करता है, यानी हम ये चाहते हैं सीधे तौर पर इंसान लोग कि कोई परिवर्तन ना हो और उसके बावजूद भी सब कुछ होता रहे। तो ऐसा थोड़ी होता है। यह मानव के प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है जैसा कोपरनिकस ने आरंभ किया था। यानी हरित क्रांति भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, जैसा कि कोपरनिकस ने शुरू किया था। उसने 16वीं शताब्दी में मानव जाति को सिखाया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक, तो कोपरनिकस ने कब हमको बताया? 16वीं शताब्दी में, यानी 1500 कुछ में मानव जाति को सिखाया कि भैया पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जबकि उससे पहले क्या था? उससे पहले दुनिया यही मानती थी कि पृथ्वी सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें यानी चांद और सूरज ये सब धरती के चक्कर लगाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है? सूर्य सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो उससे पहले दुनिया यही सोचती थी। मानव इतिहास में सबसे पहली बार समूचे संसार में बढ़ती हुई चेतना है कि पृथ्वी स्वयं जीवित अवयवी है। मतलब सीधे सीधे हमसे कहा जा रहा है कि अब जाकर लोगों को ये एहसास होने लगा है कि भैया जिस तरह से हम लोग जिंदा हैं, ठीक उसी तरह से ये पृथ्वी भी जीवित है। यह महाकार का प्राणी है जिसके हम भाग हैं, यानी कि हमसे बहुत बड़ा प्राणी है पृथ्वी, हम तो केवल उसके छोटे से हिस्से हैं। इसकी अपनी चयापचय संबंधी आवश्यकताएं हैं। मतलब जैसे इंसान को जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसी धरती के लिए भी ज़रूरत होती है। और अपरिहार्य प्रक्रियाएँ हैं, कुछ प्रक्रियाएँ हैं सर, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और जिनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जैसे हम सब चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, ढंग से रहें, अच्छे से जिएं, तो ऐसे ही पृथ्वी भी तो चाहती है, मगर हम अपनी जिंदगी के चक्कर में पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि पृथ्वी के जीव
संबंधी संकेत प्रकट करते हैं कि वो रोगी है। यानी कि जैसे हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारे लक्षण हमें बताते हैं ना कि हम बीमार हो गए हैं, डॉक्टर हमसे कहता है, और हम उन्हीं लक्षणों की वजह से डॉक्टर से मिलने भी जाते हैं। तो पृथ्वी के जीव संबंधी संकेत प्रकट करते हैं कि वो रोगी है। यानी जिस तरह से हम बीमार हो जाते हैं, हमारी धरती भी बीमार है सर, और उसका स्वास्थ्य गिर रहा है। हमने अपने नैतिक दायित्व महसूस करने शुरू कर दिए हैं कि हम इस उपग्रह के अच्छे प्रबंधक बने और आने वाली पीढ़ियों की पैतृक संपत्ति के जिम्मेदार प्रबंधक बने। तो पृथ्वी के जीव संबंधी संकेत प्रकट करते हैं, यानी पृथ्वी को देखकर हमें पता लगा है, उसकी हालत देखकर कि वो बीमार है और उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, मतलब और ज़्यादा वो बीमार हो रही है। और हमने अपने नैतिक दायित्व महसूस करने शुरू कर दिए हैं, मतलब इंसानों ने ये एहसास करना शुरू कर दिया है कि भाई धरती को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। हम इस उपग्रह के अच्छे प्रबंधक बने, मतलब इसकी व्यवस्था को बनाएं और आने वाली पीढ़ियों की पैतृक संपत्ति के जिम्मेदार प्रबंधक बने। जैसे एक बाप चाहता है कि उसकी संपत्ति उसके बेटे को मिले, ठीक, फिर उसके बेटे को मिले। हम सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पिताजी की संपत्ति में हमारा हिस्सा हो। लेकिन क्या ये धरती भी तो ऐसी ही एक चीज़ है, एक संपत्ति है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी का पालन पोषण होगा? तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम धरती को बचाएं और आने वाली पीढ़ी को अच्छी स्थिति में उसे देकर जाएं? अब देखिए आगे कह रहे हैं कि सन 1987 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के संसार कमीशन ने ऐसा विकास जो उसी गति से चलता रहे के विचार को लोकप्रिय बनाया। यानी क्या हुआ, 1987 में पर्यावरण और विकास के संसार कमीशन ने, यानी दुनिया में पर्यावरण मौजूद है सर, विकास भी हर देश कर रहा है, तो संसार कमीशन ने यानी कि कमेटी ने ऐसा विकास की जो उसी गति से चलता रहे के विचार को लोकप्रिय बनाया। अपनी रिपोर्ट में इस विचार को परिभाषित किया। अब वो विचार क्या है, देखिए, विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से गिरकर समझौता ना करे। यानी हमें विकास तो करना है, हमें तरक्की तो करनी है, लेकिन हमें तरक्की इस हिसाब से करनी है कि आज की हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें और आने वाली पीढ़ी की जो कल ज़रूरतें होने वाली हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही हजम कर जाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमको रखना है। तो ये उनका विचार था। अर्थात वह संसाधनों की प्राकृतिक दुनिया से आने वाली पीढ़ियों को वंचित ना करें जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। ये सिंपल शब्दों में कहा जा रहा है कि हम प्राकृतिक जितने भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना यूज़ भी करते रहिए जितनी ज़रूरत है और उनकी बचत भी करते रहिए। आगे देखिए, आगे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि जाम्बिया के लुसाका नगर में, जाम्बिया कोई जगह भैया, वहाँ में कोई लुसाका नगर है, उसमें एक चिड़ियाघर है, तो उसमें एक पिंजड़ा है। चिड़ियाघर में पिंजड़े होते हैं सर, वहाँ नोटिस पर लिखा है, यानी कि एक पिंजड़े के बाहर नोटिस पर लिखा है क्या, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। और आप जैसे ही उस पिंजड़े के अंदर देखते हैं, पिंजड़े के अंदर कोई जानवर नहीं है, केवल एक दर्पण रखा है जिसमें आप अपने को देख सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो पिंजड़े के अंदर आप जब झांकेंगे तो आपको अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी और आपको हैरानी होगी ये देखकर कि हाँ, इंसान इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि उसने जितना नुकसान धरती को किया है दुनिया के किसी जीव ने नहीं किया। विभिन्न देशों में बहुत सी एजेंसियों के प्रयास को धन्यवाद है, संसार के सबसे खतरनाक जानवर के मस्तिष्क में एक नई चेतना आई है। देखिए, है तो हम इंसान ही भैया, हम भी जानवर ही हैं, हमने ही दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, धरती को नुकसान पहुंचाया है, मगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अब ये बात आ गई है कि भाई धरती को बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। उसने इस ज्ञान को महसूस किया है कि वो गुलाम बनाने की प्रणाली से साझेदारी की प्रणाली पर आ गया है। अब देखिए, अब दुनिया में कहीं कोई गुलामी नहीं है, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, दुनिया में आपने गुलामी के बारे में चर्चा देखी होगी। पर अब ऐसा नहीं है, अब साझेदारी की चर्चा है। मतलब लोग अब दोस्ती करते हैं, मोदी जी जाते हैं देखिए देश विदेश, क्या करने के लिए, रिश्ता अच्छा कायम करने के लिए, ताकि व्यापार चलता रहे। तो दुनिया अब यहाँ पहुँच गई है। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों की सूची बनाई है जिनके साथ मानव पृथ्वी पर साझीदार है। यानी धरती पर कितनी प्रजातियां रह रही हैं सर, 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियां मौजूद हैं, उनमें से एक है मानव सर। लेकिन एक मानव ने ही दुनिया को इतना नुकसान पहुंचाया जितनी बाकी किसी ने नहीं पहुंचाया।
जीव वैज्ञानिकों ने गणना की है कि लगभग 300 मिलियन अन्य प्रजातियां जिनकी गिनती नहीं की गई है अपमानजनक विस्मृत के दुख में दिन काट रही हैं। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अभी भी 300 मिलियन, देखिए कितना बड़ा नंबर है, 300 मिलियन अन्य प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है। तो अगर हम धरती को ऐसा नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने उन प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। चलिए जिनके बारे में जानते हैं तो उनको बचा सकते हैं नुकसान करने से, मगर जिनके बारे में हमें पता ही नहीं तो जाने अनजाने हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय कमीशनों में से एक जो दूसरों के बीच पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर काम कर रहा था ब्रांड कमीशन था। यानी कि कोई कमीशन था दुनिया में, इसका नाम था ब्रांड कमीशन, जिसके सदस्य एक प्रख्यात भारतीय थे, श्री एल.के. झा। उसके क्या थे? प्रख्यात भारतीय जो उसके सदस्य थे। तो ब्रांड कमीशन की पहली रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान यानी प्राकृतिक उपजाऊपन से रिक्त भूमि और बीमार पर्यावरण वाला जला हुआ उपग्रह छोड़ रहे हैं? ये सवाल खड़ा करा था किसने? ब्रांड कमीशन ने। और ब्रांड कमीशन मतलब दुनिया के कुछ देशों ने एक कमेटी बनाई होगी, एक ग्रुप बनाया होगा, तो जिसमें एक सदस्य भारत के भी रखे गए थे। उस भारत के सदस्य का नाम क्या था सर? एल.के. झा था। उसने ये सवाल उठाया था, पूरी दुनिया से ये सवाल पूछा था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारी यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान छोड़ेंगे, क्योंकि ज़मीनें बंजर हो रही हैं, रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, हरियाली खत्म होती जा रही है, प्राकृतिक उपजाऊपन से रिक्त भूमि मतलब जहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन ना हो, बीमार पर्यावरण, क्या हम ऐसी चीज़ें या कि इस हालत में अपने उपग्रह को छोड़ रहे हैं, इस धरती को? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अपनी विचारोत्तक पुस्तक, उनकी कोई एक पुस्तक है, ये किसी लेखक हैं जिनका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में संकेत करते हैं कि पृथ्वी की जीव विज्ञान संबंधी मुख्य व्यवस्थाएं 4 हैं। यानी कि पृथ्वी का जो जीवन है वो इन 4 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। देखिए अब कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं और मानव उनको कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। तो मछलियाँ, ठीक, जंगल, घास के मैदान और फसलों की भूमि, ये वो 4 चीज़ें हैं जिससे हमारी धरती जीवित है, या हमारी धरती के लिए ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वे पृथ्वी की आर्थिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। देखिए मछली पालन दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है सर, जंगल नहीं होंगे तो हमको लकड़ी वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। घास के मैदान जानवरों के लिए चारे का काम करते हैं और फसलों की भूमि, नहीं तो हम अनाज कहाँ उपजाएंगे। तो ये 4 ऐसी मेन चीज़ें हैं जिससे क्या हो रहा है कि ये आर्थिक व्यवस्था की नींव रखती हैं। मतलब इन चारों चीज़ों से दुनिया की अर्थव्यवस्था संभलती है सर। हमारे भोजन की आपूर्ति करने के अतिरिक्त ये 4 व्यवस्थाएं खनिज और पेट्रोल से बने सिंथेटिक्स को छोड़कर उद्योग के लिए लगभग सभी प्रकार का कच्चा माल प्रदान करती हैं। यानी ये 4 चीज़ें, मछलियाँ, जंगल, घास के मैदान और फसलों के लिए भूमि, अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ दें, जैसे खनिज को अगर हम छोड़ दें, पेट्रोल को हम छोड़ दें, तो बाकी हर एक प्रकार के बिजनेस के लिए कच्चा माल हमें यहीं से मिलता है। संसार के बहुत बड़े क्षेत्रों में इन व्यवस्थाओं पर मनुष्य के दावे ऐसे स्तर पर पहुंच रहे हैं जो एक ही दर से जारी नहीं रह सकते। यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन 4 चीज़ों पर इंसान ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि वो फिर कुछ देख ही नहीं रहा, अंधाधुन उनका दोहन कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है। वो एक ऐसा बिंदु है जहां उनकी उत्पादकता कमज़ोर हो रही है। अब देखिए जितनी ज़रूरत है अगर आप केवल उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो चीज़ें शायद कम नहीं होंगी। देखिए ज़मीन है, धरती है सर, उसकी भी अपनी एक सीमा है ना कि वो साल में 2 फसल दे सकती है, 3 फसल दे सकती है। आप ज़बरदस्ती उसमें 4 फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं, 5 फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़मीन की कहीं ना कहीं आप उसकी उपजाऊ क्षमता पर असर डाल रहे हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपने साल में 2 फसलें आपने ली किसी ज़मीन से, किसी ज़मीन के टुकड़े से, तो बीच में जो टाइम पीरियड उसको मिलता है तो उस टाइम पीरियड में वो ज़मीन अपनी उपजाऊ क्षमता को फिर से उतना तैयार कर लेती है। लेकिन अगर हम उसे तैयार करने का समय ही नहीं देंगे तो ज़मीनें बेकार होती चली जाएंगी। और ऐसा हो रहा है, तभी तो हम लोग इतनी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में। क्यों? क्योंकि हम हबसी हो गए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी कि हम धरती के साथ कर क्या रहे हैं। ये उसी चीज़ के बारे में है सर, ये चैप्टर बहुत अच्छा है सर। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, ये ऐसा देखिए ऐसा कब होता है, उसकी उत्पादकता कमज़ोर हो रही है, कब होती है? जब ये होता है, क्या होता है कि मछलियाँ अचानक और पूरी तरह से असफल हो जाती हैं। यानी कि अचानक मछलियाँ गायब होने लगी, जंगल गायब हो जाते हैं, घास के मैदान बंजर भूमि में बदल जाते हैं और फसलों की भूमि लगातार ख़राब होती जा रही है।
ये सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं सर, इस दुनिया में हो रही हैं। प्रोटीन के प्रति जागरूकता संसार और प्रोटीन के भूखे संसार में प्रतिदिन मछली पकड़ने का काम सीमा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर किसी को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो मछलियों के पीछे ऐसे इंसान पागल हो गया है कि सारी मछलियाँ खा गया है सर इंसान। पूरी दुनिया की मछलियाँ खा के भी आदमी का पेट नहीं भर रहा है। तो ये कितना बड़ा पेट हो गया फिर, यानी सीधे सीधे ये हमारे मुंह पर एक तमाचा है सर कि हम कर क्या रहे हैं प्रोटीन के चक्कर में। गरीब देशों में स्थानीय जंगल बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो रहे हैं। बेचारे गरीब देश, एक ही संसाधन है उनके पास, स्थानीय जंगल। अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दूसरे देशों के सामने मजबूर है अपने संसाधनों को बेचने के लिए, क्योंकि जीना तो सबको है सर। अब संसार उनके सामने शर्तें रखता है। कैसी शर्त रखता है कि आप अपने प्राकृतिक संसाधन हमें दे दीजिए, हम आपको यहाँ से हेल्प कर देंगे। दुनिया में देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पैसे देकर हम चीज़ें खरीदते हैं, पर दुनिया का जो व्यापार चलता है वो पैसे से ऊपर की चीज़ें होती हैं। आप समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनसे भोजन बनाने का ईंधन प्राप्त किया जाता है। कुछ स्थानों पर ईंधन की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि ये पकाए जाने वाले सामग्री से अधिक महंगी पड़ती है। मतलब चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है वो ज़्यादा महंगी है, बजाय इसके कि वो जो चूल्हे के ऊपर बर्तन में दाल पक रही है या कोई सामान पक रहा है सर। खाने वाली चीज़ सस्ती है और जलाने वाली चीज़ महंगी हो गई है किसी किसी जगह पर। डॉक्टर मियर्स के शब्दों में उष्ण कटिबंधीय जंगल क्रमिक निकास के पावर हाउस हैं। उनके विनाश के फलस्वरूप बहुत सी प्रजातियों को अस्तित्व समाप्ति का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर आप जंगल साफ करते जाएंगे तो जंगल में रहने वाली प्रजातियां कहाँ जाएंगी, बेचारी समाप्त हो जाएंगी। आगे देखिए सर, आगे कह रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे ढंग से कही जाती है कि जंगल मानव जाति में पहले आए हैं और रेगिस्तान बाद में आए। सीधी सी बात है, जंगल पहले आए भैया, रेगिस्तान तो हमने बनाया है धरती को। उष्ण कटिबंधीय जंगल जो संसार की प्राचीन पैतृक संपत्ति है वो 40-50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से क्षरित हो रहा है। देखिए, 40 से 50 मिलियन एकड़ हम हर एक साल में उसको क्या कर रहे हैं, क्षरित कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। अब आप सोचिए इंसान की भूख मतलब किस लेवल तक बढ़ रही है भाई। और गोबर का प्रयोग ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। अब गोबर का प्रयोग बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उससे बढ़ जाती थी कि इससे भूमि की महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित हो रही है। पहले क्या होता था, किसान या जिनके घर में जानवर होते थे वो गोबर को खेत में डालते थे। अब ये जो गोबर होता है ये एक अच्छी खाद होती है ज़मीन के लिए। अब इसको आप ईंधन के रूप में यूज़ कर लेंगे तो ज़मीन में आप कौन सी खाद डालेंगे, कंपोस्ट, अब ये अंग्रेजी खाद डालेंगे, उसके अंदर केमिकल्स डालेंगे, ज़मीन ख़राब हो जाएगी। मतलब जो चीज़ जिसको मिलनी चाहिए हम उसको वो नहीं दे रहे, वो चीज़ दे रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़मीनें ख़राब हो रही हैं भैया। आगे देखो, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि जंगल लगाने की दर में 5 गुनी वृद्धि करने की आवश्यकता है। देखिए ठीक है, हम 40 से 50 मिलियन जंगल प्रतिवर्ष काट रहे हैं, ठीक है भाई, ज़रूरत है, आदमी को लकड़ी चाहिए, लेकिन उसकी पूर्ति भी तो करनी पड़ेगी ना सर। तो जितनी पूर्ति हम कर रहे हैं उसमें आपको 5 गुनी वृद्धि करनी होगी, तब जाके ये संभव हो पाएगा। तब वर्ष 2000 में ईंधन की भावी मांग को पूरा किया जा सकेगा। यानी ये कहानी, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आप मानिए कि 1994 में ये बात कही जा रही है। तो 94 से 2000 यानी कि 15 साल लगेंगे। यानी आज अगर हम अपनी पेड़ लगाने की जो दर है उसको 5 गुना बढ़ाते हैं तो 15 साल बाद, क्योंकि पेड़ बड़ा होने में टाइम तो लेगा सर, काटने में तो हम ज़रा सी देर में एक पेड़ को काट देते हैं। उस पेड़ की उम्र भी तो होती है ना सर, 15 साल लगे किसी पेड़ को इतना बड़ा होने में, किसी को 20 साल लगे, किसी को ज़्यादा समय लगा है। तो अगर हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं तो वो पूर्ति आज ही थोड़ी पूरी हो जाएगी, बहुत लंबा समय लगेगा सर। आगे कह रहे हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स स्पेथ ने ये बात दूसरी तरह कही है। उन्होंने कही है कि हम कह रहे हैं कि हम जंगलों को 1 एकड़ प्रति सेकंड खो रहे हैं, पर ये अधिक निकटतर है कि हम 1.5 एकड़ प्रति सेकंड खो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए 1 एकड़ और 1.5 एकड़ कोई ज़्यादा दूर नहीं है प्रति सेकंड के अगर हम हिसाब से देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हम जंगलों का दोहन ही कर रहे हैं। सीधे शब्दों में तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 से कहता है, राज्य को पर्यावरण को सुधारने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करना होगा और देश के जंगलों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखना होगा। भैया भारत का संविधान भी ये कहता है सर, राज्य को पर्यावरण को सुधारने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करना होगा। देश में जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य को ये कदम उठाना होगा कि वहाँ का पर्यावरण ठीक ठाक रहे और उसकी सुरक्षा हो, और देश के जंगलों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखेगा। यानी देश के जंगलों, यानी देश के जितने भी जंगल हैं और उसमें वन्य जीव जो रह रहे हैं, जंगली जानवर जो हैं, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है धरती के लिए। पर क्या चीज़ अंततः वेदना उत्पन्न करती है, वो तथ्य यह है कि भारत में कानूनों का सम्मान नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ अगर कानून बना भी दिए जाएँ तो लोग उसका पालन नहीं करेंगे सर। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ना ही उनको लागू किया जाता है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है सर। उदाहरण के तौर पर संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूर अवश्य समाप्त होंगे, पर संविधान के 44 वर्ष लागू रहने पर भी, अब देखिए यहाँ 44 वर्ष मत समझिए, क्योंकि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मैंने आपको बताया ये 24 नवंबर 1994 में लिखा गया था, तो ये तब से कही जा रही है। तो 94 के हिसाब से तो संविधान को 44 साल होंगे ना, क्योंकि 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1994 में 44 साल हो गए। अब देखिए चल रहा है 2025, तो अब आप लगा लीजिए कितने सारे साल हो गए हैं। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इतने साल लागू रहने के बाद भी बेशर्मी से फल फूल रहे हैं। क्या क्या फल फूल रहा है, देखिए आज भी जातिवाद आप देखते हैं, आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत मौजूद है, बंधुआ मजदूर आज भी कहीं ना कहीं 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, या फिर ज़बरदस्ती मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार का मतलब ये है कि पगार नहीं बढ़ाई जाती, या कभी कोई मान लीजिए काम अगर अचानक बंद हो जाता है तो बेचारी मजदूर की मजदूरी मर जाती है। ठेकेदार तो कह देते हैं या मकान मालिक कह देता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, अचानक काम बंद हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मजदूर के साथ एक अन्याय होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उस डिटेल में नहीं जाना है, हमें खाली समझना है। हमारी पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी की अभी हाल ही की रिपोर्ट ने उजागर किया है कि पिछले 40 वर्षों से भारत के जंगलों को विनाशकारी गिरावट आई। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जब भी ये नंबर आ रहा है 40 वर्ष या कुछ, तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो समय चल रहा है वो 1994 चल रहा है। उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो ये समय समझ में आएगा। और अगर आप 2025 के हिसाब से लगाएंगे तो देश को आज़ाद हुए तो बहुत सारे साल हो गए। ठीक है सर, तो थोड़ा समझिएगा। भारत के जंगलों में विनाशकारी गिरावट आई है और विश्वसनीय तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार भारत जो है ना सर, वो अपने जंगलों को 3.7 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष खो रहा है। यानी कि केवल अगर हम भारत की बात करें तो 3.7 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष हम अपने जंगलों को खा रहे हैं सर। बहुत बड़े क्षेत्र जो सरकारी तौर से वन भूमि नामित हैं, वे पहले से ही लगभग वृक्ष शून्य हो गए हैं क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है उन पर। जंगलों का वास्तविक विनाश सरकारी आंकड़ों से इंगित दर से लगभग 8 गुना अधिक है। यानी सरकारी आंकड़े अगर हमको बताते हैं कि मान लीजिए 10 पेड़ काटे गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 18 पेड़ काटे गए, 8 गुना, इंगित दर 8 गुना, मतलब 80 पेड़ काटे गए हैं, ऐसा मान के चलिए आप। तो सरकारी आंकड़े कभी भी ठीक नहीं होते हैं, इस तरह की बातें आपने सुनी ही होंगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया 3 वर्षीय अध्ययन, संयुक्त राष्ट्र ने किया भैया, अमेरिका ने 3 साल का अध्ययन किया, जिसमें सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग किया गया, चेतावनी देता है कि जिन 88 देशों का अनुसंधान किया गया, यानी जिन 88 देशों में छानबीन की गई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उनमें बहुत से देशों का पर्यावरण इतना बिगड़ गया है कि वो नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं सर। अब आप लगा लीजिए, इसमें संदेह की कोई बात नहीं हो सकती कि संसार की जनसंख्या की वृद्धि मानव समाज भविष्य की शक्ल बिगाड़ने वाली शक्तिशाली अवयवों में से एक है। यानी कि जो दुनिया की हालत ख़राब हो रही है, इसमें जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है सर। तो मानव जाति को 1 बिलियन पहुँचने में 1 मिलियन वर्ष लगे। यानी कि जब पहली बार दुनिया की जनसंख्या 1 बिलियन पहुंची तो 1 बिलियन जनसंख्या होने में कितना समय लगा सर? 1 मिलियन वर्ष लगे। सन 1800 के आसपास संसार की जनसंख्या इतनी थी, ठीक। सन 1900 यानी मात्र 100 साल में देखिए 1 बिलियन होने में कितना समय लगा? 1 मिलियन साल, 10 लाख साल लगे 1 बिलियन जनसंख्या होने में, ठीक। लेकिन 1800 से 1900 के बीच यानी 100 साल तक दूसरा बिलियन जुड़ गया। यानी जितनी जनसंख्या यानी 10 लाख सालों में पैदा हुई थी, उतनी मात्र 1800 से 1900 के बीच मात्र 100 साल में पैदा हो गई, दुगनी हो गई सर। अब लगा लीजिए आप, जुड़ गया और 20वीं शताब्दी में दूसरा और 3 बिलियन जुड़ गया। संसार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 5.7 बिलियन है, यानी लगभग 700 करोड़ के आसपास। अब देखिए कितना खतरनाक है। प्रत्येक 4 दिन में संसार की जनसंख्या में 1 मिलियन की वृद्धि हो जाती है। ये लगा लीजिए आप, प्रत्येक 4 दिन के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 1 मिलियन। यानी 4 दिन में 10 लाख नई बच्चे जन्म लेते हैं, एक तरह से हम कहें तो। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जैसे आय बढ़ती है, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, संतान उत्पन्न करने की संख्या में कमी आती है। क्या होता है? जैसे आय बढ़ती है, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, संतान उत्पन्न करने की संख्या में कमी आती है। इसका मतलब ये है कि पहले बच्चे मर जाते थे सर। पहले का समय ऐसा था, अगर आपने कभी अपनी दादी या दादा से इस तरह की बातें सुनी हों कि पहले बच्चे ना ज़्यादा साल जी नहीं पाते थे, तो बहुत सारे बच्चे होते थे।
ताकि कोई सा जिए। मगर अब ऐसा नहीं है, अब लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, तो अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो वो अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे सर। इस प्रकार विकास सबसे श्रेष्ठ निरोध है। यानी अगर आप चाहते हैं कि जनसंख्या उतनी ना बढ़े तो आप क्या करिए, अपने देश का विकास करिए सर। यदि वर्तमान जनसंख्या बढ़ती रहती है तो विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या उसी हिसाब से अगर बढ़े जाएगी तो पहले जनसंख्या का पेट भी तो भरना है, फिर वो काम कब करेगी जनसंख्या। ये है मतलब कहने का। धनी और धनी होते जा रहे हैं और निर्धन बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं और उनके निर्धन होने की भर्त्सना करते हैं। अधिक बच्चों का अर्थ अधिक मजदूरी नहीं है। भाई किसी के पास ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ये ना समझे कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, केवल ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, इसका सीधा मतलब ये है। ये सुझाव नहीं दिया जाता कि मानवों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार करें और अनिवार्य रूप से उनकी नसबंदी की जाए। मतलब नसबंदी मत करिए, ये स्वेच्छा से होने वाले काम है। देखिए सरकार तो ठीक है नियम बना देगी, लेकिन लोग भी तो सुनने चाहिए ना उस नियम को। तो हम कह रहे हैं नियम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, आदमी खुद इस बारे में सोच सकता है कि भैया हिसाब से अपना रहो और क्या। पर स्वेच्छा से परिवार नियोजन पर कोई विकल्प नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती का अवयव नहीं आना चाहिए। वास्तव में चयन 2 चीज़ों के बीच है, जनसंख्या का नियंत्रण और निर्धनता की शाश्वतता। यानी या तो आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर लो या फिर आप मानिए कि जो निर्धनता है ना सर, गरीबी, वो शाश्वत हो जाएगी, यानी हमेशा के लिए रह जाएगी। गरीबी दुनिया से जाएगी नहीं सर फिर कभी। फिर क्या कह रहे हैं आगे, भारत की जनसंख्या का आज लगभग 1994, देखिए यहाँ लिखा भी, देखो यहाँ लिखा भी है। आज जब ये बोल रहे हैं मतलब हम कहाँ मौजूद हैं, हम 1994 में बैठे हुए हैं सर, वहाँ पे ये बात कही जा रही है। फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। 1920 मिलियन का अनुमान है, भारत की जनसंख्या 1994 में 920 मिलियन थी का अनुमान है। यह जनसंख्या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या को मिलाकर भी ज़्यादा है। यानी कि भारत देखिए 1994 में भी दुनिया के कई देशों की संख्या तुलना में जनसंख्या में आगे था। भारत की दशाओं से परिचित कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती है, लोगों की आशा उनकी झोपड़ियों में दम तोड़ती रहेगी। यानी गरीबी बढ़ती जाएगी संसार में और भारत का आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मानव इतिहास में सबसे पहली बार हम सामान्य सीमा से परे चिंता देख रहे हैं। केवल लोगों के अस्तित्व की नहीं बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व की भी चिंता है। यानी यहाँ हमें आदमियों के बारे में सोचना है, इंसानों के बारे में सोचना है और साथ ही साथ पृथ्वी के बारे में भी सोचना है। हमने अपने अस्तित्व के वास्तविक आधार के समूचे दृष्टिकोण को लेना शुरू कर दिया है। पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं देती, यह भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट भी है। यानी पर्यावरण की जो समस्या है वो आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं देती कि हम मरेंगे तो नहीं, लेकिन ये भविष्य के लिए हमारा एक पासपोर्ट है। यानी आने वाले भविष्य में हम संपूर्ण मानव जाति को खराब कर देंगे। संसार के नए दृश्य ने जो धीरे धीरे निकल रहा है और दिखाई दे रहा है, जिम्मेदारी के युग का आरंभ कर दिया है। यानी अब वो समय आ गया है कि संसार अपनी जिम्मेदारी समझे धरती के प्रति और इस पर्यावरण के प्रति जिसमें हम जी रहे हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस संसार को एक अच्छी अवस्था में रख सकें। यह एक समूचा दृष्टिकोण है, यह पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण है। अलग अलग भागों के संग्रह की अपेक्षा संसार को एक संगठित रूप में देखना। यानी कि अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचें ऐसा नहीं है, कोई देश सिर्फ अपने बारे में सोचे ऐसा नहीं है भैया। दुनिया को एक साथ मिलकर आना होगा और धरती को बचाना होगा। जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योग को निर्णायक भूमिका का निर्वाह करना है। कितना परिवर्तन आएगा यदि ज़्यादा व्यापारी, ये क्या लिखा है, अच्छा, यदि ज़्यादा व्यापारी मिस्टर एडगर एस बुलार्ड जो ड्रेपोन्ड के अध्यक्ष हैं के दृष्टिकोण में भागीदार। अच्छा, वो अपनी कोई बात कह रहे हैं सर, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि बने जिन्होंने 5 वर्ष पहले स्वयं को कंपनी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी के रूप में घोषित किया। अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, वो बात इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख निर्माता के रूप में हमारा सतत अस्तित्व अपेक्षा करता है कि हम पर्यावरणीय कार्यों को एक दूसरे से आगे बढ़कर रहें। यानी कि जैसे हम दुनिया में हर चीज़ में आगे जाने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जाने की कोशिश करते हैं, शिक्षा में आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो भैया पर्यावरण बचाने में भी तो आगे जाने की कोशिश करो। उनका सीधे ये कहना है। मार्गरेट थ्रेचर ने अपने प्रधानमंत्री काल में, मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने अपने काल में जितने भी बयान दिए उनमें से कोई भी इतने निर्णायक रूप से प्रचलित अंग्रेजी प्रयोग में नहीं आया जितना कि उनके ये उपयुक्त शब्द आए। यानी कि प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने जितने भी बयान दिए, सबसे ज़्यादा चर्चा किस वाले बयान की हुई कि किसी भी पीढ़ी का पृथ्वी पर पूर्ण स्वामित्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमसे पहले लोग थे दुनिया में, हमारे बाद भी लोग रहेंगे, तो हम तो बीच में कहीं हैं सर। तो हमारा इस पर अधिकार थोड़ी है धरती के ऊपर।
आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। हम सबको जीवन काश्तकारी के रूप में मिला है, यानी कि बीच में थोड़ा सा समय मिल गया है हमें जीने के लिए, और इस पट्टे यानी कि इस थोड़े से समय के लिए पूरी तरह से मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी मिली है। मतलब हमें अपना जीवन जीना भी है और धरती को जो नुकसान हो गया उसको ठीक भी करना है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में अगर हम कहें तो यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिली। यानी कि हम धरती को ऐसे ना देखें कि हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए, बल्कि हम इसको ऐसे देखें कि हमने इसको अपने बच्चों से उधार ले रखा है। यदि हम ऐसा सोचेंगे, क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी का उधार होता है तो हमारे मन में चिंता होती है ना, सर कि उधार वापस करना है, उसको देना है, कि सब कुछ ठीक रहे। ठीक, तो ये आपका चैप्टर था। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँगा। ठीक, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।